नमस्कार दोस्तों। आज पिछले अध्याय को आगे बढ़ाते हुए महत्वपूर्ण व्यक्तियों के शैक्षिक विचार, जिसमें हमने महात्मा गांधी और बीजूभाई बटेका के बारे में पढ़ा, और अब सिलेबस के अकॉर्डिंग हम लोगों को पढ़ना है रविंद्रनाथ टैगोर तथा मारिया मोंटेसरी। आज के इस वीडियो में हम लोग इन दो विद्वानों के शैक्षिक विमर्श के बारे में विचार विमर्श करेंगे, महत्वपूर्ण तथ्यों को जानेंगे तथा इसके बाद एक वस्तुनिष्ठ प्रकार का प्रश्नावली, कुछ प्रश्नों को समेटे हुए जो इन दोनों के शैक्षिक दर्शन एवं शैक्षणिक विचारों से बना हुआ जो होगा वह आपके सामने आएगा। तो हम शुरुआत करते हैं गुरुदेव रविंद्रनाथ टैगोर के शैक्षिक विचारों से। इनकी एक पुस्तक है शिक्षा, उसके कुछ अंश को डीएलएड में पढ़ना है और उस अंश को बीपीएससी ने अपने सिलेबस में, प्रधान शिक्षक के सिलेबस में शामिल किया है। हम लोग अकॉर्डिंग टू सिलेबस, चूंकि समय बहुत ज्यादा नहीं है और हमें सिलेबस के हिसाब से ही पढ़ना है, ज्यादा पढ़ने का भी कोई फिलहाल फायदा नहीं दिख रहा है, तो हम लोग एकदम से कॉन्साइज फॉर्म में इसको पढ़ेंगे और जितना कोशिश हो सके कि इसको जो मुख्य बिंदु है, विमर्श के मुख्य बिंदु, उसको पढ़ेंगे। और ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस का जो सेशन होगा उसमें हम लोग जितने भी क्वेश्चंस बन सकते हैं, जो डीएलएड का बुक है गवर्नमेंट प्रिस्क्राइब, उस बुक के अंदर से जितने क्वेश्चन बन सकते हैं उसको बना के हम लोग आपके सामने पूरा हाजिर होंगे अगली वीडियो में। तो चलिए इसको हम लोग देखते हैं, रविंद्रनाथ टैगोर की पुस्तक शिक्षा और इनका शिक्षाई विमर्श। जैसा कि हम लोग जानते हैं, रविंद्रनाथ ठाकुर का जन्म बंगाल के एक संभ्रांत धनी परिवार में हुआ था और विद्वान परिवार में हुआ था। पढ़ाई का महत्व इनके परिवार में पहले से भी था। रविंद्रनाथ की प्रारंभिक शिक्षा दीक्षा बंगाल में मातृभाषा में हुई, लोकल स्कूल में, लेकिन स्कूल में इनका पढ़ाई में मन नहीं लगता था। रविंद्रनाथ ठाकुर शुरुआती दिनों से ही, विद्यार्थी जीवन से ही, स्कूलिंग से ही विद्यालय जाने से बचना चाहते थे और बचते रहते थे। इस तरह से इनकी शिक्षा जो हुई वो विद्यालय न होकर आत्मनिर्भर शिक्षा हुई। घर पे इनकी शिक्षा दीक्षा ज्यादा हुई, स्वाध्याय से इन्होंने ज्यादा कुछ पढ़ा और बचपन से ही यह कहानियां और कविताएं लिखते थे और स्थानीय पत्र पत्रिकाओं में छपते रहते। बाद में इन्होंने संस्कृत भाषा, ज्योतिष और दर्शन शास्त्र में अच्छी खासी पढ़ाई की। उसके बाद इनके माता पिता ने इन्हें बैरिस्ट्री की डिग्री लेने के लिए लंदन भेजा, जहां से बिना डिग्री लिए वापस चले आए। तो इनके साथ दो महत्वपूर्ण घटनाएं अगर हम लोग देखें इनके शैक्षिक जीवन में, विद्यार्थी जीवन में दो महत्वपूर्ण घटनाएं होती हैं। पहला, यह अपने लोकल स्कूल से भी सेटिस्फाई नहीं होते। इनका बालक मन जो है, रविंद्रनाथ का बालक मन, वह अपने विद्यालय के साथ जुड़ नहीं पाता है और यह विद्यालय शिक्षा का त्याग कर देते हैं उच्चतर शिक्षा के लिए। जबकि ज्यादातर सुविधा संपन्न लोग विदेशों में जाते थे, इंग्लैंड जाते थे और वहां से बैरिस्ट्री की डिग्री हासिल करते थे, वहां पर भी रविंद्रनाथ का मन नहीं मान पाया। मतलब उस समय तो वयस्क हो गए होंगे और एक वयस्क मन को भी वह शिक्षा की प्रणाली सही नहीं लगी और बाल मन तो पहले से ही स्कूल को अवॉइड कर चुका था। तो इसके बाद रविंद्रनाथ वापस आते हैं। 1910 में इनके द्वारा लिखी गई प्रथम पुस्तक, जो कि पुस्तक के फॉर्म में पब्लिश हुई, गीतांजलि, और गीतांजलि के लिए इन्हें नोबेल पुरस्कार 1913 में मिला। 1913 में नोबेल पुरस्कार मिलना किसी आश्चर्य से कम नहीं है, क्योंकि उस समय भारत पर ब्रिटिश राज था और नोबेल या जो भी सम्मानित साहित्य सम्मानित पुरस्कार थे उन पर यूरोपियंस का कब्जा हुआ करता था। तो उस समय में, उस परिस्थिति में रविंद्रनाथ ठाकुर को नोबेल पुरस्कार मिलना यह इंगित करता है कि कहीं ना कहीं इनका काम जो था साहित्य के साथ, गीतांजलि जो था, पुस्तक इनके द्वारा लिखा गया, उसका कार्य इतना अच्छा था कि अंग्रेज चाहकर भी उसे अवॉइड नहीं करता है। तभी ये कोई जरूर निश्चित ही मजबूरी रही होगी, क्योंकि अंग्रेजों का अगर आप शासन देखें या उनका प्रणाली जो देखें, वो जब तक मजबूर नहीं होते शौकिया इंडियंस के लिए कुछ कर नहीं रहे थे। उनके अंदर वो ऐसा नहीं था कि हम भारतीय साहित्य को समृद्ध करने के लिए या किसी को पुरस्कृत करने के लिए या उत्साहवर्धन के लिए पुरस्कार दिलवा दे, ऐसा नहीं था। और नोबेल पुरस्कारों पर यूरोपियंस का कब्जा था। बावजूद इसके रविंद्रनाथ ठाकुर को नोबेल पुरस्कार मिलना इनकी क्षमता को और इनकी रचना शैली को दर्शाता है।
यह कितनी अच्छी रही होगी, जिसे अंग्रेजों ने भी अवॉइड ना करना बेहतर समझा होगा। तो हम लोग वहां से फिर इनको मिलता है नाइटहुड की उपाधि। अंग्रेजों द्वारा जॉर्ज पंचम के द्वारा इनको नाइटहुड की उपाधि दी जाती है। हालांकि वो नाइटहुड की उपाधि बहुत दिन तक धारण नहीं कर पाते हैं। 1915 में इनको नाइटहुड की उपाधि मिलती है और 1919 में जालियांवाला बाग हत्याकांड के विरोध में इन्होंने नाइटहुड की उपाधि लौटा दी। टैगोर नाइटहुड की उपाधि जो दी गई थी उसको विरोध के स्वरूप में वापस कर दिया। रविंद्रनाथ ठाकुर जो थे, ये इन्होंने ही महात्मा गांधी को सबसे पहले महात्मा कहा, और वह नाम इतना प्रचलित हुआ कि संभवतः अगर हम लोग गांधी जी का नाम लेते हैं तो 70% टाइम्स में हम लोग महात्मा गांधी ही कहते हैं, मोहनदास करमचंद गांधी के बजाय। महात्मा गांधी ही, जो लोग उनका पूरा नाम भी नहीं जानते हैं वो भी महात्मा गांधी को जानते हैं, या बच्चों को जब हम स्कूलों में विद्यालयों में इंट्रोड्यूस कराते हैं तो महात्मा गांधी के नाम से इंट्रोड्यूस कराते हैं। तो गुरुदेव ऐसे थे जिनकी जो कॉन्सेप्ट थी, जो समझ थी, अंडरस्टैंडिंग का जो लेवल था, वो कहीं ना कहीं शेष भारतीयों से बहुत ही ऊंचा था। हालांकि इनकी स्कूली या उच्च शिक्षा उस तरीके से नहीं हुई। उस तरीके से नहीं होने के बावजूद इन्होंने जीवन में जो ख्याति अर्जित की, जो प्रसिद्धि अर्जित की, जितना काम इन्होंने किया देश के लिए, समाज के लिए, अपने मातृभाषा के लिए, उतना शायद ही किसी ने किया। गुरुदेव द्वारा लिखा गया राष्ट्रगान हमारा जन गण मन रविंद्रनाथ ठाकुर की रचना है। साथ ही साथ बांग्लादेश का राष्ट्रीय गान आमार सोनार बांग्ला भी गुरुदेव रविंद्रनाथ ठाकुर का ही रचित है। ये विश्व के पहले ऐसे व्यक्ति हैं जिनके द्वारा रचित गाना को, गीत को 2 देशों का राष्ट्रीय गान घोषित किया गया है। तो इससे इनके स्टैंडर्ड का हम लोग अंदाजा लगा सकते हैं कि वह कितने महान रहे होंगे, कितना बड़ा चिंतन रहा होगा इनका, कितने बड़े ये चिंतक रहे होंगे। और किसी एक फील्ड में नहीं, रविंद्रनाथ ठाकुर एक प्रसिद्ध चित्रकार, साहित्यकार, दर्शन शास्त्री और गीतकार के रूप में एक साथ फेमस है। तो इतनी सारी विशेषताओं को समेटे हुए एक व्यक्ति जिसने स्कूली या यह शिक्षा, कॉलेज की शिक्षा नहीं पाई हो, उसका शिक्षा के प्रति क्या विचार है, यह बहुत ही विचारणीय तथ्य है। और इस पर हम लोग को बहुत ज्यादा फोकस करना चाहिए कि जो व्यक्ति स्कूलिंग या कॉलेज की शिक्षा को अवॉइड करता है वो इतना आगे जाता है, इतना ख्याति प्राप्त और जीवन में हर सफलता को प्राप्त करता है, तो क्या हो सकता है उनका शिक्षा दर्शन, शिक्षा के संबंध में उनके विमर्श क्या है, वो क्या करना चाहते हैं, क्या जो वो उस समय की शिक्षा प्रणाली थी जिसको उन्होंने अवॉइड किया था उससे वो सेटिस्फाइड थे, अगर होते तो उसको अवॉइड ही नहीं करते, और अगर नहीं उससे संतुष्ट है तो उन्होंने कौन सा अल्टरनेट, कौन सा तरीका दिया और क्या उस तरीके को हम लोग अमल में ला रहे हैं, यह एक हमारे विमर्श का विषय हो सकता है। इसीलिए गुरुदेव रविंद्रनाथ ठाकुर की जो शिक्षा शास्त्रीय समझ है, जो शिक्षा दर्शन के प्रति उनका ये है विचार है, वह आज भी 100 साल के बाद भी उतना ही प्रासंगिक है। संभवतः इस नए शिक्षा नीति 2019 की जो शिक्षा नीति है उसमें भी रविंद्रनाथ ठाकुर द्वारा सुझाए गए महत्वपूर्ण बिंदुओं को ध्यान में रखा गया। हम लोग देखते हैं आगे अब इनको किस तरह से रविंद्रनाथ ठाकुर, और इनको गुरुदेव कहा जाता था, और गुरुदेव इनको सबसे पहले बंग बांधव उपाध्याय ने कहा था। ब्रह्म बांधव उपाध्याय उन्होंने सर्वप्रथम इन्हें गुरुदेव की उपाधि दी थी, और बाद में महात्मा गांधी इन्हें गुरुदेव कहते थे और ये महात्मा गांधी को महात्मा कहते थे। तो इस तरह से इन दोनों के बीच में बहुत ही अच्छा कोऑर्डिनेशन था, बहुत ही अच्छा समन्वय था, और एक दूसरे की बहुत ही ये लोग रेस्पेक्ट करते थे। और जब 2 महान व्यक्ति एक दूसरे का रेस्पेक्ट करते हैं तो हमें समझ में आना चाहिए कि वो दोनों कितने महान रहे। हम महात्मा गांधी के बारे में तो चर्चा कर ही चुके हैं, अब इस बार चर्चा करते हैं रविंद्रनाथ टैगोर के पुस्तक शिक्षा के संदर्भ में इनके शिक्षाई विमर्श क्या है इस पर। तो रविंद्रनाथ ठाकुर का पहला जो कंसर्न है वह है प्रकृतिवादी शिक्षा शास्त्री है, प्रकृति की गोद में, नेचर के साथ। अब इनका ये कहना है कि बच्चों को अगर प्रकृति से दूर कर दिया जाए,
तो फिर उनकी शिक्षा का कोई उद्देश्य नहीं रह जाता है। वह केवल ज्ञान कोश रह जाते हैं, शब्द कोश रह जाएंगे, वाक्यों का भंडार होगा, उनके पास शब्दों का भंडार होगा, लेकिन एक्सप्रेशंस नहीं होंगे, उनके अंदर फीलिंग्स नहीं होंगी। और उन फीलिंग्स का मर जाना ही बचपन का मर जाना है, और उसे गुरुदेव अवॉइड करने के लिए कहते हैं। कह रहे हैं कि प्रकृति के सानिध्य में शिक्षा होनी चाहिए, प्रकृति नेचर से एकदम से नजदीक। और ऐसा नहीं है कि हम बच्चे को ज्योग्राफी पढ़ा रहे हैं और कमरे में बंद रखते हैं। उस ज्योग्राफी का दर्शन होना चाहिए, उसे समझ में आना चाहिए, प्रैक्टिकली उसे देखना चाहिए कि जंगल क्या होते हैं, पहाड़ क्या होते हैं, नदियां क्या होती हैं, तालाब क्या होते हैं, तालाब के अंदर मछलियां कैसे रहती हैं, एक ही नदी में घड़ियाल और मछली कैसे रहते हैं। तो इन चीजों को देखते हुए, चूंकि यह बाल मन की जिज्ञासाएं होती है, अगर आप किसी बच्चे को बताएं कि एक ही नदी में एक मगरमच्छ भी रहता है और एक मछली भी रहती है, तो संभवतः यह बात उसके पल्ले ना पड़े, क्योंकि वह सोचेगा कि भाई मछली को तो मगरमच्छ को खा जाना चाहिए, फिर वो दोनों रहते कैसे हैं, और अगर खा जाता होगा मगरमच्छ तो फिर मछलियां बड़ी कैसे होती होंगी, उनको तो बचपन में ही खा जाता। तो इस तरह के अनेकों सवाल जो बाल मन में, बच्चों के मन में उमड़ते उमड़ते हैं, उन प्रश्नों से दूर करके बच्चों का हम लोग कभी भी सर्वांगीण विकास नहीं कर पाएंगे। सर्वांगीण विकास करने के लिए हमें प्रकृति के साथ बेहतर तालमेल बच्चों का बनाना होगा, बच्चों को प्रकृति के साथ उन्मुक्त छोड़ना होगा। इनकी दूसरी है स्वतंत्रता। स्वतंत्रता कुछ मायनों में, जैसे स्वतंत्रता का मतलब यह नहीं है कि एकदम से बच्चे को फ्री छोड़ दिया जाए कि वो पढ़े ही नहीं, क्योंकि बहुत सारे ऐसे बच्चे होते हैं बच्चों का मन नहीं करता है पढ़ने का, लेकिन अगर उन्हें सही तरीके से ट्रीट किया जाए, जो गुरुदेव सजेस्ट करते हैं प्रकृतिवाद, प्रकृति के साथ अगर चला के और फिर उसको हम लोग करते हैं, बच्चे को शिक्षा देते हैं, तो वह शिक्षा संभवतः बच्चे ज्यादा बेहतर तरीके से ग्रहण करता है। और स्वतंत्रता इन मायनों में होनी चाहिए कि बच्चे स्वतंत्र रूप से, जैसे उनका जो व्यक्तित्व है वह बिल्कुल स्वतंत्र होकर बातें कर सके, जो उनके मन में सवाल आते हैं उन सवालों को वह पूछ सके, जो विचार उसके मन में आते हैं उसको अभिव्यक्त कर सके। गुरुदेव इस चीज के बहुत ही, इस पुस्तक शिक्षा के अंतर्गत वो कहते हैं कि बच्चों को वैसा व्याकरण पढ़ाने का क्या फायदा जो उनके भाव अभिव्यक्ति को ही बंद कर दे, वैसा ज्योग्राफी पढ़ाने का क्या फायदा जो उन्हें कमरों में बंद कर दे, वैसे मशीनों के बारे में पढ़ाकर हम उन्हें क्या करेंगे जो उन्हें मानवीय मूल्यों से अलग कर देगी। इसका मतलब कि वो ये नहीं कहते हैं कि हमको मशीनीकरण नहीं चाहिए, हमको ज्योग्राफी नहीं पढ़ना चाहिए या हमें व्याकरण नहीं पढ़ना चाहिए, पढ़ें, लेकिन इस स्वतंत्रता के साथ कि हमारे बच्चों के जो व्यक्तित्व की चीजें हैं उनका ह्रास न हो। सवाल पूछने की स्वतंत्रता, उनकी जिज्ञासाएं, उनके मन के भाव, उनके विचार जो है वो रहने चाहिए। वो तो बच्चों में वो स्वतंत्रता तथा उन्मुक्तता के पैरोकार, बच्चों के अंदर वो स्वतंत्रता होनी चाहिए, मानसिक रूप से वो दबाव महसूस न करें, परतंत्र महसूस न करें। ऐसा ना हो क्लासरूम का माहौल जिसमें कि बच्चों को यह लगे कि मुझे अपने शिक्षक के अनुसार बिहेव करना है, मतलब शिक्षक के अनुसार मुझे कुछ कहना है या करना है, ऐसा नहीं होना चाहिए। उसको प्राकृतिक रूप से, नेचुरली, बच्चे के मन में जो जिज्ञासा है, जो सवाल आ रहे हैं, जो जिज्ञासाएं उत्पन्न हो रही हैं, वो नेचुरली बाहर आना चाहिए। क्लासरूम मतलब इंटरेक्टिव क्लासरूम की हम जो बात करते हैं, जिसमें शिक्षक और छात्र दोनों के बीच का संवाद जो होता है वह स्वतंत्र होता है, निर्बाध होता है, उसके बीच में कोई भी बाधा नहीं होती है। और इस बाधा को नहीं होने के लिए यह एक और चीज की बात करते हैं, वह है मातृभाषा। मातृभाषा कि बच्चों की शिक्षा जो हो वह मातृभाषा में होनी चाहिए, अपने लैंग्वेज में, ताकि विचारों का जो संप्रेषण है, विचारों के उद्गार, जो मन के उद्गार है, विचार है, वह मातृभाषा में बेहतर तरीके से आ सकते हैं, सिवाय बजाय इसके कि अंग्रेजी या विदेशी भाषा। जब लंदन गए तो उन्होंने यही देखा कि यह जिस समाज में रहकर हम पढ़ाई कर रहे हैं और जिस तरीके की पढ़ाई कर रहे हैं, यह हमारे समाज के लिए अनुपयोगी हो सकता है। हो सकता है कि हम इसका उपयोग पैसे कमाने के लिए कर लें, मगर इसका उपयोग कतई हम समाज की भलाई, समाज के उत्थान के लिए नहीं कर सकते हैं।
क्योंकि वहां का सराउंडिंग दूसरा है, वहां का माहौल दूसरा है, सांस्कृतिक विविधताएं अलग अलग है, सांस्कृतिक विचारधाराएं अलग अलग है, हमारे समाज का ताना बाना और यूरोपियन समाज का ताना बाना बिल्कुल अलग है। तो उस माहौल में यह शिक्षा लेने की भी बात नहीं कि हम किसी ऐसे दूसरे संस्कृति के साथ मिलजुल कर, हालांकि इनका है कि वैश्विक होना चाहिए, जो शिक्षा का स्तर है वह वैश्विक होना चाहिए, मगर विद्यार्थियों के लिए पढ़ाई जो है वह मातृभाषा में होनी चाहिए। और देश से प्रेम, समाज से प्रेम और अपनी मातृभाषा से प्रेम जो है रविंद्रनाथ टैगोर के शिक्षा दर्शन में आता है। अपने उद्देश्यों की प्राप्ति के लिए और अपने तरीके से बच्चों को ज्ञान देने के लिए, शिक्षा देने के लिए उन्होंने शांति निकेतन कैंपस के अंदर, शांति निकेतन के अंदर विश्व भारती विश्वविद्यालय की स्थापना करी 1921 में। विश्व भारती संस्थान उस समय अंग्रेजी शिक्षा प्रणाली से त्रस्त जो लोग थे या फिर स्वदेशी आंदोलन से जुड़े हुए जो थे उन्होंने, या असहयोग आंदोलन में जिन्होंने अंग्रेजी विद्यालयों का, महाविद्यालयों का परित्याग किया था, उनमें से बहुतेरे लोग विश्व भारती से जाकर अपनी पढ़ाई को पूरी की और यहाँ पर एक नेचुरल इन्वायरमेंट में गुरुदेव के सानिध्य में, मार्गदर्शन में पढ़ाई का क्रम चलता रहा। गुरुदेव रविंद्रनाथ ठाकुर का शिक्षकों के प्रति भी एक नजरिया है कि शिक्षक जो है वो क्यों जरूरी है और कैसे शिक्षक होने चाहिए। तो उनका 3 पॉइंट है कि मानव को